नाज़रीन आदाब, हमारे मसाइल में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ आदिल खान। नाज़रीन, आज हम जिस मसले को लेकर बैठे हैं वो माइनॉरिटी से जुड़ा है और जाहिर सी बात है इसमें बहुत कुछ छिपा हुआ है, क्योंकि ये एक रिपोर्ट का मसला है जो कई साल पहले बनी लेकिन आज तक उसमें अमल नहीं किया गया। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट 30 नवंबर 2006 को लोकसभा में पेश की गई। आज़ाद हिंदुस्तान में यह पहला मौका था जब मुल्क के मुसलमानों और समाजी और इक्तिसादी हालात पर किसी सरकारी कमेटी ने रिपोर्ट तैयार कर पार्लियामेंट में पेश की थी। हालांकि ये पहली बार नहीं था कि भारतीय मुसलमानों के पिछड़ेपन के मामले की जांच के लिए कोई कमेटी बनाई गई हो। इससे पहले भी ये हो चुका है, लेकिन भारत की यूपीए हुकूमत ने 9 मार्च 2005 को मुल्क के मुसलमानों के समाजी, इक्तिसादी और तालीमी पिछड़ेपन से जुड़े मुद्दों की जांच के लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई थी। कमेटी को मुसलमानों की कमाई का जरिया, एजुकेशन और हेल्थ सर्विस का दर्जा, बैंकों से मिलने वाली माली मदद और हुकूमत से मिलने वाली फैसिलिटीज की जांच पड़ताल के लिए कहा गया था। ह्यूमन राइट्स यानी कि इंसानी हुकूकों के जाने माने हिमायती जस्टिस राजेंद्र सच्चर के क़यादत में बनी कमेटी सच्चर कमेटी के नाम से ही जानी जाती है। आज सच्चर कमेटी क्यों नहीं वजूद में आ पा रही, जो उन्होंने सुझाव दिए थे, जो सजेशंस दिए थे, वो सारी बातें आज क्यों नहीं अमल में लाई जा रही या उन पर काम क्यों नहीं कर पा रही है हुकूमत, इस पर हम सवाल जवाब करेंगे। पैनल में हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं 4, उनसे हम आपका तारुफ करवा दें। सबसे पहले ज़फ़र महमूद साहब, चेयरमैन है ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया के, साथ ही ओएसडी रहे हैं साबिक वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह के सच्चर कमेटी के मामले में। शकील उज़्ज़मा अंसारी साहब, मेंबर नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और साथ ही ये साबिक वज़ीर भी रहे हैं हुकूमत बिहार के, हमारे साथ मौजूद हैं। खैर मकदम है आपका। और साथ ही इनके कमर तबरेज़ साहब, सीनियर सहाफ़ी के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं और इस पूरे मामले पर हम इनसे भी सवाल जवाब करेंगे। तारुफ हमारे चौथे मेहमान से करवा दूँ, सुहेब कासमी साहब हैं, बीजेपी लीडर हैं, उनसे जाहिर सी बात है काफ़ी अहम सवाल किए जाएंगे। शुरुआत ज़फ़र महमूद साहब, एक कमेटी बनती है 2005 में, 2006 में रिपोर्ट देती है, आज 2015 चल रहा है। लगता नहीं कि उस कमेटी की जितनी भी सजेशन दिए गए थे कुछ काम हो पाया है, क्योंकि मुसलमान वहीं खड़ा है या उससे भी पीछे खड़ा है जहां 10-11 साल पहले खड़ा था। नहीं, पहले तो मैं ये अर्ज़ कर दूं आपको कि सच्चर कमेटी बनाने का मैंडेट कॉन्स्टिट्यूशन में ही, दस्तूर में ही मौजूद है जी। जो उसका आर्टिकल 46 है, उसमें ख़ास तौर से ये बात कही गई है कि कमज़ोर तबक़ों के इक़्तिसादी और तालीमी इस्तिफ़ादे के लिए ये खुसूसी देख रेख की जानी चाहिए और ये काम गवर्नमेंट का है। ठीक है, तो लिहाजा ये कि उसमें कोई शुबा नहीं रहना चाहिए। बाकी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट 2006 में पेश हो गई थी नवंबर में ही, और उसके बाद से उस पर कुछ थोड़ी बहुत कार्रवाई हुई भी। जो सबसे बड़ा काम हुआ वो ये हुआ कि वक्फ़ का जो क़ानून था उसमें तब्दीली तरमीम हो गई और भी कुछ स्कॉलरशिप वगैरह दिए और भी कुछ काम हुए। लेकिन जो बड़े बड़े काम थे, जो बड़ी बड़ी सिफारिशें थी सच्चर कमेटी की जी, वो उस पर पहले जो यूपीए हुकूमत थी उन्होंने भी कुछ नहीं किया, और उसके बाद से 1.5 साल हो गए बीजेपी हुकूमत को आए हुए, यहाँ तो कोई ख़ास जिक्र ही नहीं है जी। जो कि जड़ है मुसलमानों की परेशानियाँ, देखिए 100 परेशानियाँ हैं, 150 परेशानियाँ हैं, सच्चर कमेटी ने भी आइडेंटिफाई की हैं, उसके ऊपर सिफारिशें भी की हैं बहुत सी। लेकिन जो जड़ है यानी कि ये प्रॉब्लम है क्यों, तो वो सच्चर कमेटी ने बताया है कि जो मुसलमानों के गलबे वाले जो इंतखाबी हल्के हैं, जो चुनाव क्षेत्र हैं, वो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व हैं। वो पूरे आदाद व शुमार के साथ उन्होंने बताया उसको, और उसके बाद फिर हमने अपने ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया में भी एक सेल कायम कर दिया था 3 साल पहले से, उस पर डिलिमिटेशन सेल के नाम से। वो यही काम उसमें होता है, वो पूरी गवर्नमेंट की स्टैटिस्टिक्स यही बता रही हैं हर तरह से। तो जाहिर है उसकी वजह से जो है हम अंडर रिप्रेजेंटेड हैं लोकसभा में और असेंबलीज़ में और इवन लोकल बॉडीज़ में। तो इस वजह से जब वहाँ हम अपना आवाज़ ही नहीं पहुँचेगी मुनासिब तरीक़े से, तो फिर जाहिर है वो बात कैसे होगी। और उसी तरह से सिविल सर्विसेज में भी यही प्रॉब्लम है, वहाँ भी हम 2.5% से कम है, जबकि मुसलमानों की आबादी जो है वो अब फ़िलहाल लेटेस्ट सेंसस के हिसाब से 14.2% यानी कि 14.2% है। तो
सच्चर कमेटी ने ये कहा था कि साहब ये जो है कि शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व कर दी हैं आपने, वो कॉन्स्टिट्यूंसीज़, वो इंतखाबी हल्के, वो चुनाव क्षेत्र जहाँ मुसलमान बड़ी तादाद में हैं, उनको वहाँ से छुड़ाया जाए और उनको आज़ाद किया जाए रिजर्वेशन से, और उनके बजाय ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को रिज़र्व किया जाए जहाँ पर शेड्यूल कास्ट बहुत बड़ी तादाद में है। और उसकी पूरी मिसालें मौजूद हैं, आप उठा कर देख लें, 5 जगह के ऊपर सच्चर कमेटी में तफसील सब लिखी हुई है। ठीक है। तो वो जब तक आप जड़ से बीमारी को साफ नहीं करेंगे, तब से ऊपर छोटा मरहम पट्टी करते रहें, ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। वैसे मरहम पट्टी भी नहीं हुई ठीक ठाक तरीके से। मतलब गड़बड़ियाँ काफ़ी हैं जिन्हें सुधारे जाने की पहले कोशिश की जाए और फिर जो है इन सारे पॉइंट्स को अप्लाई किया जाए। शकील-उज़्ज़मा साहब, क्या लगता है, कहीं नियत में कमी है या ये ढीला सुस्त रवैया है जो चलता आ रहा है? हम ऐसे सबके साथ सबके विकास की उम्मीद नहीं कर सकते। ये जहाँ तक सच्चर कमेटी का ताल्लुक है जी, उस कमेटी के बारे में हिंदुस्तान में तो हम कह सकते हैं कि एक तारीखी फैसला था जो यूपीए 1 की सरकार ने लिया था। इसलिए कि अगर सियासत, जैसे अभी जफर महमूद साहब ने बहुत सारी चीज़ें बताई, तो उसमें पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो उन्होंने रखी। तो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज कुछ इस देश में हैं, वो अगर मुसलमानों की कोई बात कोई आदमी करता है तो फौरन अपीजमेंट की बात करने का शुरू कर देते हैं कि मुसलमानों का तुष्टीकरण हो रहा है। और खुद मुसलमानों को भी अपना आईना मौजूद नहीं था जिसमें वो अपनी तस्वीर देख सके। वो भी हिंदुस्तान में बड़ी खुशफहमी के शिकार थे। बहुत सारी चीज़ें जो उनके साथ जुड़ी हुई थी उसमें भी वो पीछे क्यों थे। एजुकेशन, जो इस्लाम का तालीम, इस्लाम का एक सबसे बड़ा हिस्सा है, उसमें भी मुसलमान इतने बुरी हाल है यहाँ पर जिसका सोच नहीं सकते। लेकिन ये सच्चर कमेटी की खूबी है। हम तो जफर महमूद साहब का भी बहुत ही समझिए इनकी कारनामे हैं उसमें, बहुत इनके हम कह सकते हैं कि इनकी कोशिशों की हमें सताइश करनी चाहिए कि वो सारी चीज़ों, और आज तक जो कमीशन की जो रिकॉर्डेड है जी, 5 साल के लिए जो कमीशन बनती है, 3 साल के लिए बनती है, वो 20 और 25 साल लग जाता है। लेकिन सच्चर कमेटी ही एक ऐसी, सच्चर राजिंदर सिंह सच्चर ऐसे लोग और दूसरे मेंबरान थे जिन्होंने अपने वक्त के अंदर उस रिपोर्ट को और पूरी तहकीकात के बाद रख दिया। और पहली बार ठीक, एटीआर भी लगा, पार्लियामेंट में रिपोर्ट भी टेबल की गई और एटीआर भी। ठीक। अब हमें जायजा इस बात का जरूर लेना है कि इम्प्लीमेंटेशन में कहां कमी रह जा रही हम है। समझते हैं ठीक। कि इसमें सरकारों को तो आप छोड़ दीजिए, इम्प्लीमेंटेशन की कोई कार्रवाई दिल से होती है, पॉलिसी से नहीं होती है। ठीक। दिल जब तक साफ नहीं होगा कोई इम्प्लीमेंटेशन, मतलब यानी कि जाहिर सी बात है कि नियत की कमी है, मेहनत की कमी है। डॉक्टर कमर तबरेज से हम जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से हम देखते हैं आज़ादी के वक्त क्रीमी लेयर बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान चली गई, उस वक्त सरकारी नौकरियों में मुसलमानों की तादाद, माइनॉरिटीज़ की तादाद जो थी वो 6% थी, अब घटकर 2% के करीब, यूँ कहें 1.6% के करीब रह गई है। इस तरफ पहले ध्यान बहुत दिया जाता तो आज शायद ये हम बहस ना कर रहे होते। कमियां रही हर दौर की हुकूमत की। जी, जैसा जफ़र महमूद साहब ने फरमाया कि मुसलमान जो है वो ज़िंदगी के हर शोबे में कमज़ोर रहा है और सच्चर कमेटी ने हमें आईना दिखाया। लेकिन मसला क्या है कि हमारे देश में जितने भी सियासी लीडर हैं वो सिर्फ एक चीज़ के लिए काम करते हैं। वो कोई भी काम करने से पहले ये ज़रूर देखते हैं कि क्या उसकी बदौलत उन्हें अगली मर्तबा जब वो जनता के बीच में जाएंगे तो उन्हें वोट मिलेगा या नहीं मिलेगा। कांग्रेस हुकूमत ने ये काम किया और मेरे ख्याल से आज तक वो इसका एहसान मनवाना चाहते हैं मुसलमानों से कि देखो हमने तुम्हारे ऊपर एहसान कर दिया। लेकिन 10 साल, पिछले 10 साल की हुकूमत के दौरान उन्होंने इस पे कोई काम नहीं किया। तो ऐसे एहसान का क्या फायदा जो कागजों में सिमट कर रह जाए, जी, अब जमीन पे ना उतरे। अब दिक्कत ये है, एहसान क्या ये हक है? बिल्कुल बिल्कुल, बाशिंदा होने के नाते आईन ने इस मुल्क के हर शहरी को बराबर का मौका दिया है, बराबर के हुकूक दिए हैं और ये कहा गया है कि अगर मुल्क का कोई भी तबका किसी भी लिहाज से कमजोर है तो ये हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि उसके लिए अलग से कोई इंतजाम करे। अब जबकि पिछले तकरीबन 2 साल मुकम्मल होने जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी आए, वजीर आजम बनाए गए,
वजीर आजम का उम्मीदवार बनने से पहले वो अक्सर इंटरव्यू में कहा करते थे कि मुसलमान मुझसे खौफ ना खाएं और जिस दिन वो मेरे काम को देख लेंगे वो मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करने लगेंगे। मैं आपको पूरा वक्त दूंगा। शुएब कासमी साहब, आपसे सवाल ये पूछना लाजमी है कि आपकी पार्टी की हुकूमत क्या कर रही है मुसलमानों के लिए? देखिए, सबसे पहले तो ये जो मौजू है सच्चा कमेटी वाला, इस पे जो अभी गुफ्तगू हुई, इसके ताल्लुक से आज़ादी के बाद से अब तक कई कमीशन और कई जो है कमेटियाँ बनती रही, उनकी साल में रिपोर्टें आया करती थी, ठीक है, और इलेक्शन गुजर जाया करते थे। मगर सच्चर कमेटी की जब रिपोर्ट 1 साल के दरमियान आई, 1.5 साल, तो बड़ी उम्मीद मुसलमानों को देश के लगी थी कि जिस तरीके से लोगों ने मेहनत करके 1 साल के अंदर इस काम को पूरा किया है, तो बहुत जल्द ही कोई एक्शन होगा और जो मर्ज देखा गया है और मर्ज की तशखीस की गई है, उसके इलाज के लिए कुछ उपाय किए जाएंगे। मगर हुआ वही जो सबसे पहले होता रहा था कि उस मर्ज को बार बार खुलेदा जाता रहा और उसके इलाज के लिए कोई भी इस तरीके की कोशिश नहीं की गई संजीदा कि मुसलमानों तक उसका फायदा पहुंचता। 2004 में इलेक्शन हुए थे, 6 में रिपोर्ट आ गई थी, 8 साल सरकार रही, कोई उस पर जो है काम नहीं हुआ। नहीं, ये और कहना सही नहीं है और कि कुछ नहीं हुआ, ये कहना सही नहीं है। बिल्कुल, जफर महमूद साहब ने अभी कहा, जफर साहब ने अभी कहा, ठीक है, जफर साहब ने ये रिकॉर्डेड बताता है कि कुछ नहीं हुआ, ये कह के एहसान फरामोशी है। ठीक है, जफर साहब ने बात कही कि नहीं हुई है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि कुछ नहीं हुआ। मुझे यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा लेना है, वक्फे के बाद यहीं से बात शुरू होगी, हुकूमत आखिरकार क्या कर रही है। तो नाज़रीन, एक बार फिर से खैर मकदम है आपका। वक्फे के बाद हम सवाल कर रहे थे, शुएब कासमी साहब आप ही को पूरा मौका देता हूं। हुकूमत उन्होंने नहीं किया, छोड़िए, आपके 2 साल हुकूमत के हो जाएंगे, आपने क्या किया? आपकी फुल मैंडेट की हुकूमत, आपकी सरकार है, आपको तो मजबूत कदम उठाने चाहिए। 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के वजीर आजम हैं, यही कहते हैं ना? बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी का शुरू से ही ये कहना रहा है, हम किसी एक विशेष समुदाय के लिए अलग से कुछ नहीं करेंगे, देश के तमाम तबकों के लिए काम करेंगे और जो पिछड़े हैं या पिछड़ गए हैं उनके लिए खुसूसी तवज्जो देंगे। नरेंद्र भाई मोदी की सरकार जब आई, आने के बाद सबसे पहले जो इक़दाम हुए, चाहे वो स्किल इंडिया हो या मेक इन इंडिया हो या और आर्टिजन्स के ताल्लुक से जो स्कीमें लाई गई हों, उनमें 80% फायदा मुसलमानों को देश के पहुंच रहा है। आज अगर हम बनारस जाते हैं, जो सबसे ज़्यादा पिछड़े हुए लोग थे, हमारे बुनकर समाज के लोग, उनके लिए कई ऐसी स्कीमें लाई गई हैं कि जिससे उनको फायदा पहुंच रहा है। ठीक है, कौन सी स्कीम बता सकते हैं क्या? उसके अलावा जो है बुनकर समाज के लिए सबसे अहम स्कीम तो ये है कि आज उनको कर्ज मिल रहे हैं, अपने छोटे छोटे जो हैंडलूम उनके बंद हो गए थे शुरू करने के लिए, आज ठीक है, और बिला सूद कर्ज मिल रहा है। ठीक है, वो ये जफर महमूद साहब बताएंगे। मुद्रा योजना के अंदर मुसलमानों को बड़ी तादाद में जो है फायदे पहुंचे। नहीं, ये जफर महमूद साहब के पास आंकड़े पक्के होंगे, बताएंगे कि आखिरकार कितनी सहूलतें हुई हैं, बिल्कुल, इस गवर्नमेंट में कितनी सहूलतें मिली हैं। जो क्लस्टर बनाए गए हैं, मुख्तलिफ एरियो के अंदर, खासतौर पर जो आर्टिजन्स के एरिया हैं, मुरादाबाद हो या आपका बनारस हो या मिर्जापुर हो या भदोई हो या भागलपुर या आसाम के अंदर जो है हैंडीक्राफ्ट का काम होता है, हाँ, बड़ी तादाद मुसलमानों को फायदा पहुंच रहा है। ठीक है, अब ये उन कामों को ना देखकर आसाम में और भी बहुत कुछ चीजें हो रही हैं जी। ठीक है, जफर साहब, क्या वाकई कुछ सूरत अच्छी हुई है, तस्वीर कुछ बेहतर हुई है जैसा कि कह रहे थे शुएब साहब? एक तो अभी कासमी साहब ने ये फरमाया कि हमारी पार्टी का ये कहना है कि वो किसी ख़ास तबके के लिए कुछ नहीं करेगी, तो इस सिलसिले में मुझे 2 बातें अर्ज करनी है। एक तो मैंने शुरू में ही कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में तो 46 में लिखा हुआ है कि जो कमज़ोर तबके हैं उनके लिए स्पेशल देख रेख करना ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। दूसरी बात ही एक मिनट, ये मजहबी की बुनियाद के, उसमें कोई ये नहीं लिखा है कि मजहब नहीं हो। वो मैंने बात कही थी, नहीं, एक मिनट, पूरी बात सुन लीजिए, अजी पूरी बात तो सुनिए। तो यहाँ उसको पॉलिटिकल डिबेट मत बनाइए। दूसरी चीज़ ये कि नरेंद्र मोदी साहब ने जो पहली तकरीर की थी पार्लियामेंट में, उसमें उन्होंने तकरीबन 23 जुमले बोले थे मुसलमानों के हक़ में, और उसमें उन्होंने ये बात कही थी कि मैं खूब वाकिफ़ हूँ कि मुसलमान जो हैं इक़्तिसादी तौर पर और समाजी तौर पर, तालीमी तौर के ऊपर बहुत पीछे हैं और उनके लिए स्पेशल स्कीमें बननी चाहिए
और ये हमारा दृढ़ संकल्प है कि हम ज़रूर ऐसा करेंगे। ये रिकॉर्ड पे है, मैं आपको अभी उनकी स्पीच सुना सकता हूँ। ठीक। तो लिहाजा ये कि ये बात तो क्लियर है कि वो बीजेपी गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि हाँ करे। बाकी अब जो आपने पूछा कि भाई अभी तक हुआ कि कुछ नहीं हुआ, तो स्किल डेवलपमेंट के ताल्लुक से जो उसका अभी जिक्र हो रहा था कि स्किल डेवलपमेंट के ताल्लुक से ये तो हुआ कि जो पहले डिपार्टमेंट था शोबा, उसको बढ़ा करके मिनिस्ट्री बना दिया। उसके बाद फिर मैंने स्किल डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री की जो वेबसाइट है उसको मैंने पूरा छान डाला, खंगाल डाला, घंटों और कई कई दिन लगाए हैं उसके ऊपर, और पूरा मुझे तकरीबन हिफ्ज़ है। उसमें जो स्किल डेवलपमेंट में जो स्कीमें शुरू हुई थी 2009 और 2013 के बीच में, ठीक, वही सब स्कीमें अभी भी हैं। लेकिन बदला कुछ नहीं। हाँ, उसको अडॉप्ट कर लिया। अच्छी बात यह है कि ख़त्म नहीं किया, तो उसको अडॉप्ट कर लिया। लेकिन ये कि उसके इम्प्लीमेंटेशन के ताल्लुक से कोई ख़ास कहीं कोई पेशरफ्त दिखी हो, ठीक, वो ज़मीनी सतह के ऊपर अभी बात, सच्ची बात ये है कि वो आई नहीं है। मोटी मोटी सी बात ये है। उसके बावजूद मेरा मजमून हर हफ्ते छपता है राष्ट्रीय सहारा में, उसमें मैंने ये बात लिखी कि साहब देखिए, कम से कम नई गवर्नमेंट ने इतना काम तो किया है कि शोबे को बढ़ा करके मिनिस्ट्री बना दिया, और उसके लिए बजट भी अलग से मुख्तस किया है, ज़्यादा बजट दिया है। तो लिहाजा मुसलमानों को आगे बढ़ के आना चाहिए, जैसे बाकी सब लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, हम भी फ़ायदा उठाएं। ठीक है, ये बात तो अपनी ठीक है। शकील साहब, चूंकि बैकवर्ड क्लासेस से आप ताल्लुक भी रखते हैं, नेशनल कमीशन से जुड़े हुए हैं, उसके ये जो बैकवर्ड क्लासेस हैं ये एक बहुत बड़ा वोट बैंक हैं, लेकिन इनकी तस्वीर सबसे ज़्यादा परेशान करती है जो दिखती है, जितने पिछड़े हुए हैं, पिछड़ी जाति होने के अलावा और बहुत ज़्यादा हर क्षेत्र में, हर इलाके में पिछड़े हुए दिखते हैं। इसकी तरफ हुकूमतें संजीदगी से क्यों नहीं सोचती, जबकि बात सबसे ज़्यादा इन्हीं की होती है? जहाँ तक ओबीसी का ताल्लुक है जी, या पिछड़े लोगों का, तो उसमें पिछड़ेपन के आधार पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है जी, उसमें मज़हब कहीं नहीं आता है। इसलिए पिछड़ी कम्युनिटी जो है, ओबीसी कम्युनिटी, हिंदू भी हो सकती है, मुस्लिम भी हो सकती है, सिख भी हो सकती है, ईसाई भी हो सकती है। लेकिन अफसोसनाक पहलू ये है इसका, मुझे कहने में बहुत अफसोस है कि हैं सभी लोग, लेकिन हम मुसलमानों की जो लीडरशिप है वो ओबीसी मुसलमानों के तई ज़्यादा संजीदा पहले रही ही नहीं है। इसलिए ओबीसी के तहत अगर कुछ फ़ायदे भी मिल रहे हैं कि उस फ़ायदों को हासिल करने के लिए हम बहुत पीछे रहे हैं। इसलिए कि आप देखिए, ओबीसी जो होती है उनकी कम्युनिटी के कास्ट को लिस्ट बना के जोड़ते हैं स्टेट लिस्ट में और सेंट्रल लिस्ट में। हम जब कमीशन के मेंबर हुए तो मुझे अफसोस लगा देख के उस वक्त तक कि मुसलमानों की बहुत सारी कम्युनिटी जो स्टैंडर्ड कम्युनिटी है ओबीसी की, शामिल नहीं थी, उनको शामिल किया गया। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने एक रोक लगाया है, बहुत है, तो मुसलमान भी उसमें बहुत ज़्यादा, हम मुसलमान रिजर्वेशन की बात करते हैं, निश्चित रूप से कानून अगर प्रोविज़न करे तो हम इसके मुखालिफ नहीं हैं, लेकिन जब ओबीसी मुसलमानों को भी ओबीसी के दायरे में फायदा हो सकता है तो हम वो फायदा, तो आप ये मानते हैं यहाँ भी नुमाइंदगी की कमी है? हमारी नुमाइंदगी की, हमारी ईमानदारी की कमी है कि हमारे लीडरशिप ओबीसी के लिए लड़ती नहीं है, और ओबीसी कम्युनिटीज जो है वो उनको एक पॉइंट और एक पॉइंट मैं बोलने दी, जैसे सच्चर कमेटी में महमूद साहब यहाँ बैठे हैं, जफर भाई, एडुकेशन पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया था। जब ये कहा जा रहा है कुछ नहीं किया, तो मैं उस पर एतराज कर रहा हूं। कुछ नहीं किया ऐसा नहीं है, किया, जितनी पर्याप्त, जितनी जरूरत है उतनी करने की वो किसी सरकार ने नहीं की है। अब देखिए, एजुकेशन के लिए सबसे पहले स्कॉलरशिप की स्कीम आई थी, ठीक है, स्कॉलरशिप की स्कीम आई थी, तो एक स्टेट, एक गुजरात है जिसने इन आउट स्कॉलरशिप की स्कीम को रिजेक्ट कर दिया कि वो सिर्फ मुसलमानों के लिए स्कॉलरशिप है, इसलिए हम रिजेक्ट करते हैं। और वहां दूसरों, आप पूरा करें, आप बोल लीजिएगा, आप बोल लीजिएगा, एक सेकंड मैं पूरा कर लूं, एक टॉपिक है स्कॉलरशिप की स्कीम। आज जब सबका साथ सबका विकास का नारा के साथ नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तो भी गुजरात में वो स्कॉलरशिप चालू नहीं हुआ, ये अफसोस। ठीक है, कमल दबे साहब, मैं आपसे जवाब यही लूंगा। आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी कमल साहब। मैं दो चीज़ों का यहाँ जिक्र करना चाहूँगा। एक तो ये है कि
मोदी जी की जब सरकार आई मरकज़ में, तो उस वक्त यूपीए सरकार ने सचर कमेटी की एक बहुत अहम रिकमेंडेशन है इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन को कायम करने की। पिछले साल सरकार बनने के बाद जो वजीर बराए अक़लियती उमूर हैं डॉक्टर नजमा हेपतुल्लाह, उन्होंने 22 जुलाई 2014 को राज्यसभा के अंदर एक सवाल का जवाब देते हुए ये कहा था कि यूपीए सरकार ने ये इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन कैसा हो, इसके लिए बाकायदा एक्सपर्ट्स का एक ग्रुप बनाया था, जिसने अमेरिका, बरतानिया, ब्राज़ील और दूसरे ममालिक का दौरा करने के बाद वहाँ पे जिस तरह ये चल रहा है कमीशन, उसकी बुनियाद पे एक रिपोर्ट बनाई और फिर सरकार ने दूसरे दानिश्वरों के साथ सलाह मशवरा करने के बाद, मिनिस्टर्स के ग्रुप के साथ सलाह मशवरा करने के बाद एक ड्राफ्ट बनाया इसका, जो कि इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन बिल 2013 के नाम से तैयार हो चुका था। लेकिन तभी जो है 2014 के इलेक्शन का ऐलान हो गया, जिसकी वजह से उसे पार्लियामेंट में पेश नहीं किया जा सका। अब सवाल जिसने किया था नजमा हेपतुल्लाह साहबा से कि अब जब वो मसौदा तैयार है तो वो आप क्यों नहीं पेश कर रही हैं उसको, उन्होंने कहा कि हमने मंजूरी लेने के लिए अप्लाई कर रखा है और जैसे ही मंजूरी मिलेगी हम उसको पार्लियामेंट में पेश करेंगे। सवाल ये है मौजूदा सरकार से कि जुलाई 2014 से लेकर के अभी हम दिसंबर 2015 में बात कर रहे हैं, 1 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है। आप सिर्फ सबका साथ सबका विकास का नारा लगाते रहेंगे या जमीनी हकीकत कोई काम भी करें? मैं यहाँ पर अब मैं आपसे जवाब लूंगा शोएब कासमी साहब। इक्वल अपॉर्चुनिटी बिल की बात नहीं होती है, लेकिन कॉमन सिविल कोड की बात होती है। ये चश्मे का अलग अलग क्यों? देखिए, यहाँ जो अभी बात हो रही है, तबरेज साहब ने बड़ी अच्छी बात कही। ये जो तमाम स्कीमें हैं गवर्नमेंट की, इनके अंदर जो मुसलमानों के ताल्लुक से बहुत ज्यादा इसके अंदर अपॉर्चुनिटीज हैं, क्योंकि तमाम जो स्कीमें हैं वो नीचे तबके के लिए हैं और मुसलमान 80% इस दायरे में आता है। मुसलमान क्यों आगे बढ़ के इसको नहीं फायदा उठा रहे हैं? और हमारी तंजीमें कहीं तो गाय के मुद्दे उठाती हैं, तो मुसलमान खुदा के नहीं बोल रहे, कहीं तो बन चुकी है, कहीं वो अखलाक की तरफ से ठोकरें खाकर ये मेंटलिटी नहीं बन चुकी है, कुछ नहीं होगा। कहीं वो अखलाक के मुद्दे पर, कहीं वो दाइश के मसले पर जंतर मंतर पर कूदती हैं, कभी वो इन मुद्दों पर क्यों नहीं इकट्ठे करती मुसलमानों को कि ये सरकारी स्कीमें जो हैं, जो नुमाइंदे जाकर मिलते हैं वजीर आजम से, वो इनकी नुमाइंदगी क्यों नहीं करते? वजीर आजम ने तो अवामी सामने स्कीमें ला दी, ये और क्यों नहीं नुमाइंदगी करते? बात इनकी सही है कि हम मुसलमान लोग नेशनल लीडर बनने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, लेकिन कोई स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन तो होता है ब्लॉक पर। ब्लॉक पर हमारे लोग एक्टिव नहीं है। बात पूरी जी। तो संस्थाएं आगे आए, जो सरकार की स्कीमें हैं उनको लोगों तक पहुंचाएं। अभी तक कोई इंतजाम ऐसा नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश गया, मैंने लोगों से पूछा कि मुद्रा योजना के तहत इतना लोन बढ़ा, तो वहां उन लोगों को मालूमात ही नहीं है। प्रधानमंत्री योजना के तहत बीमे हुए, उसके बारे में मालूमात नहीं है। प्रदेश में कहाँ गए? तो मैं मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ, अलीगढ़, आगरा, बुलंदशहर, कानपुर, बस्ती, फैजाबाद, गोंडा, गाँवों में बहुत कुछ नहीं हो रहा है। तो समझ रहे ना, आप जहाँ गए थे वहाँ शहर है, यानी जो बड़े शहरों में मालूमात ही नहीं है और तंजीमों के जो रहनुमा उनको नहीं मालूमात है इसके बारे में कुछ भी। ठीक है, तो आपकी ड्यूटी सवाल, ठीक है, सवाल अभी और भी है कि आखिरकार सच्चर कमेटी की रिपोर्ट और उसकी तरफ सरकार के जो वादे हैं, उनके बीच जो मुसलमान लगातार या माइनॉरिटीज जुड़ रही हैं, उनका मुस्तकबिल क्या होगा? क्या यूं ही अपने हक व हुकूक के लिए हमेशा हलक फाड़ते रहेंगे? एक छोटे से वक्फे के बाद यही सवाल। नाज़रीन, एक बार फिर से खैर मकदम है आपका हमारे मसाइल में, और बात सवाल को आगे बढ़ाते हैं। कमर तबरेज साहब, जिस तरीके से हर बार बात होती रहती है और हर बार ये हर इंतखाबी तकरीर में कहा जाता है कि हम सबको साथ लेकर चलेंगे, मुसलमानों के साथ ये नहीं हुआ, मुसलमान वोट बैंक बनकर रह गए, मुसलमानों के लिए ये होना चाहिए, लेकिन जहाँ इलेक्शन ख़त्म हुए मुसलमानों को, माइनॉरिटीज़ को, जो और भी माइनॉरिटीज़ में और जो आते हैं मज़हब, उन सबको भुला दिया जाता है। ख़ास तौर से मुसलमानों की बात करें, क्योंकि वोट बैंक उन्हीं को कहा जाता है, सब भुला दिया जाता है। लगता है कि बस मुसलमान इलेक्शन तक के लिए है। देखिए, मैं तो मौजूदा सरकार की बात करूंगा। इन्होंने एक स्कीम का ऐलान किया था, उस्ताद स्कीम। अभी आपको याद होगा, इसका ऐलान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी ने बनारस से किया था और उसके बाद नजमा हेपतुल्लाह साहबा ने पटना में जाकर के उसका बाकायदा आगाज़ किया था। अभी गुज़िश्ता दिनों दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पूरे हिंदुस्तान के जितने भी फ़नकार हैं, दस्तकार हैं, उनकी एक प्रदर्शनी लगाई थी यहाँ पर।
एक सहाफ़ी के तौर पर मैं उन तमाम उस्तादों से मिला और मैंने उनसे ये कहा कि क्या आपको सिर्फ यहाँ तस्वीरें खिंचवाने के लिए लाया गया है या हकीकत में कुछ हो रहा है। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि एक उस्ताद ने ये कहा कि पिछले 2 साल से हम फॉर्म भर चुके हैं, कि सरकार की ये एक स्कीम थी कि एक उस्ताद को माहाना 10,000 रुपये दिए जाएंगे, वो 6 महीने तक 10 लोगों को अपना हुनर सिखाएगा। अब जाहिर है स्किल डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा जोर है इन लोगों का, तो बहुत सारी जो दस्तकारी है या फनकारी है या इस तरह की जो घरेलू सनतें हमारी थीं वो सब गायब होती जा रही हैं। तो इन उस्तादों को मोदी जी ने ये कहा कि हम इन उस्तादों को ये जिम्मेदारी देते हैं, सरकार इनकी माली मदद करेगी, ये मज़ीद 10 लोगों को सिखाएं। 2 साल हो गए उन लोगों ने फॉर्म जमा किए थे, आज तक सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से उनके फॉर्म जो हैं वो फाइनलाइज नहीं हुए हैं। तो इसका जवाब, कल तक तो आप कांग्रेस को गालियां देते थे और ये कहते थे कि उसने कुछ नहीं किया, मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाया, वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया। आप क्या कर रहे हैं साहब, आपके तो 2 साल गुजर चुके। ठीक, लिबास बदलने से देखिए जिस मौसूफ नहीं बदल रही, बहुत वही है। इसके अंदर एक बहुत अहम जवाब सवाल है आपका, ठीक, कि जब काम नहीं हो रहा है उस्ताद योजना के ऊपर, कितने उस्तादों ने जो है जाकर माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के अंदर धरने दिए, कितने उस्तादों ने जाकर वहां बात करी। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जब हम धरना देंगे तभी आप काम होगा, यानी कि आपको एक कुलवर्गी के लिए तो जो है सारे दीवाने में फिर रहे हैं, अपने अवार्ड वापस करे फिर रहे हैं, और जो है वो जिनके काम नहीं हुए, जिनके फॉर्म नहीं भरे, वो उन्हें कोई अवार्ड नहीं मिला आज तक। है कि वो क्या वापस करेंगे? अपने आप कमियां हैं, उनके पास खाने को रोटी नहीं, रोटी कहां से वापस करें? ऐसा है कि ये सब जो है बातें जो है दूसरे को बदनाम करने की है, काम खुद यही काम आप शायद यूपीए के टाइम कर रहे थे क्या? हमारे इस तरीके से आम आदमी अपनी बात ही ना कहे। जब उत्तर प्रदेश के अंदर लोगों से मैंने मालूम किया कि आपने इस योजना में हाथ क्यों नहीं बढ़ाया, क्यों आप आगे नहीं आए, कि मोदी की योजना है, इसके अंदर हम क्या करेंगे। ये कोई बात नहीं, आप एक तरफ तारीफ कर रहे हैं, ये तो कोई बात नहीं, आप समझाइए ना। हम तो वर्कशॉप लगा रहे हैं, पार्टी में इसीलिए वर्कशॉप लगा रहे हैं जगह जगह, लोगों को समझा रहे हैं कि भाई इस तरीके से आप फॉर्म भरिए, इस तरीके से। अभी अलीगढ़ में गया, अलीगढ़ के अंदर जो पीएचडी वालों को स्कॉलरशिप मिलती है उसके बारे में उड़ा दिया गया कि अब नहीं मिलेगी। मैंने उनसे फैसला नहीं हुआ, मैंने उनसे कहा फॉर्म भरिए, और फॉर्म भर के मैं सबके लेकर आया। 3 डेट आ चुका, 150 लोगों के फॉर्म मैं लेकर आया, और लाने के बाद मैंने खुद यहाँ पर जो ताहिर साहब हैं, इसके जो उपाध्यक्ष हैं, उनको मैं दिए। मैंने कहा जफर महमूद साहब, बस ये समझना चाहता हूँ कि कुछ अगर पब्लिक को, आम आवाम को, वो जो दबी कुचली हो, वो जो जिसके पास बहुत कुछ ना हो, अगर उसे हुकूमत की तरफ से कुछ मिलता है, क्या वो तासुब दिखाएगी कि मोदी का है, मोदी के नाम पर है, हम नहीं लेंगे, हम नहीं भरेंगे? खाते क्यों नहीं खुल रहे? मैं पूछा मुसलमानों ने खाते क्यों नहीं खाते क्यों नहीं खुल रहे? उसकी और वजह हो सकती है, उनके खोले ना जा रहे हो। नहीं, फ्री में खाता खुल रहा है। जबरदस्त। ऐसा तो देखिए, गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट है जी, वहाँ वजीर आजम या मिनिस्टर कोई भी बैठा हो, गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट चलती है टैक्स से। ठीक, टैक्स हम 5 लोग भी देते हैं, टैक्स तो सब लोग देते हैं। लिहाजा ये कि उसमें कोई है कि वहाँ कौन बैठा है, कौन नहीं बैठा है, फलां बैठा है, इस वजह से हम इससे फ़ायदा नहीं उठाएंगे, ऐसा तो मैं कम से कम मुझे अपनी उम्र में अब तक देखने को तो नहीं मिला कहीं। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान में मेरा इंटरेक्शन रहता ही है। बाकी ये यहाँ हम कुछ एक मजबूत बात ये कर लें, और ख़ासतौर से काज़मी साहब बैठे हैं तो आपके थ्रू बात पहुँचे भी, तो आपका तो ताल्लुक़ भी शायद उसी से हो, मदरसों के ताल्लुक़ से। मदरसों के ताल्लुक़ से सच्चर कमेटी ने बहुत मजबूत सिफारिश की थी। सच्चर कमेटी ने कहा था कि मदरसों की जो डिग्रियाँ और जो उनके सर्टिफिकेट्स हैं, उसका तालमेल जो स्कूलों और कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों के जो सर्टिफिकेट और डिग्रियां हैं उनके साथ बिठाने के लिए उसका एक मैकेनिज़्म कायम किया जाए। और यूपीए गवर्नमेंट के तहत ये हुआ था, मुझे याद है कि 2 उन्होंने इंस्ट्रक्शन जारी किए। एक तो उन्होंने ये किया NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, उसको उन्होंने कहा कि आप ज़िम्मेदार हैं इस बात के कि आप मदरसों से राब्ता कायम करें और उसके बाद उनसे सुझाव लेकर के उसकी रोशनी में आप इसको किस तरह से इसकी मॉडलिटीज़ तय करके ये हमको बताएं, हम उसको देखेंगे, अप्रूव करेंगे, उसके बाद वो चालू हो जाए। तो वो दूसरी जो डिग्रियां हैं BA, BSc, MA, MSc वगैरह, उसके साथ तालमेल बिठाने के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन UGC को अहकाम दिए गए थे। वो दोनों अहकाम मौजूद हैं HRD मिनिस्ट्री के कि आप इसके लिए ये काम करें कि किस तरह तालमेल बैठा जाएगा। वो शुरू में 1, 2, 3 कुछ मीटिंगें वगैरह हुई, उसके बाद जो है मामला ठंडा पड़ गया और उसमें बर्फ़ खाने में चला गया। तो अब
नई गवर्नमेंट आई, इसको शुरू में बैठने में टाइम लगा और उसके बाद फिर उनके अब वो सब कुछ के बाद कुछ इलेक्शनों में जीते, कुछ में हारे, अब मेरे ख्याल में वो स्टेबलाइज हो गए हैं। तो अब मेरे ख्याल में कासमी साहब आप उनसे ये कहें अपनी गवर्नमेंट से कि कम से कम ये काम कर दें कि मदरसों के लिए जो काम रुका हुआ है, जहाँ तक पहुँच चुका था वहाँ से पिकअप करके, बगैर ये सोचे हुए कि उनकी जिम्मेदारी हमारी जिम्मेदारी ये है वो, स्टेट जो होती है वो एक वेलफेयर स्टेट होती है। तो और इसी के ताल्लुक से बड़ी हुई इसी के ताल्लुक से एक चीज़ और भी है, मदरसों के ताल्लुक से एक स्कीम जो है 1996 से चल रही है। उसके बाद यूपीए गवर्नमेंट भी आ चुकी और बीजेपी की गवर्नमेंट वाजपेयी जी वाली भी आ चुकी, इसी में खास तौर पर बता रहा हूँ। लिहाजा इसका कोई पॉलिटिक्स से ताल्लुक नहीं है, सियासत से कोई ताल्लुक नहीं इसका। तो वो स्कीम तब से अभी तक चल रही है, उसका नाम है SPQEM, स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन इन मदरसास। बहुत उम्दा स्कीम है। उसमें यह है कि आप जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ाते रहिए मदरसे में। उसके अलावा अगर आप साइंस, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर ये सब चीज़ें भी पढ़ाना चाहते हैं तो टीचर आप रखिए, उसके तनख्वाह हमसे ले लीजिए। लेकिन आज तक आपको ताज्जुब होगा जान के 19 साल हो गए, आज तक उस स्कीम का 26 पेज की स्कीम है मैं फॉर्म के, उर्दू में तर्जुमा ही नहीं हुआ। लिहाजा ये कि जो मदरसे वाले लोग हैं उनको कम से कम आप ये काम कर दीजिए। एक जुबान में ही तर्जुमा नहीं हुआ तो वो स्कीम जमीन पर क्या उतरेगी? अंसारी साहब, जिस तरीके से अभी मदरसों की बात हो रही तो मुझे याद आया कि तालीम के मामले में 25% मुसलमानों के बच्चे ऐसे हैं कि जो या तो पढ़ाई जिनकी बीच में छूट जाती है या स्कूल जा ही नहीं पाते। तो हम कैसे एक बेहतर मुस्तकबिल की तस्वीर को सजो सकते हैं अपनी आंखों में, इस पूरी बात को अपने जहन में रखकर, इस फिगर को अगर हम सोचते रहें तो? देखिए, सबसे अहम बात यह है कि कोई भी कौम तरक्की याफ्ता उसी वक्त हो सकती है जब तालीम उस कौम के अंदर नहीं पूरी तरह से आ जाए। और जो कौमें तरक्की करती हैं उसमें इफ बट नहीं होता है, जो हासिल जहाँ से होता है हासिल करती हैं। अब आप अभी ज़फ़र भाई बोल रहे थे मदरसा के रेफरेंस से, तो देखिए मदरसा के रेफरेंस से बीजेपी सरकार ने एक ही जो उन्होंने एक खौफ तो बना हुआ था, सच्चाई ये है कि सरकार आने के बाद एक खौफ बना हुआ था कि माइनॉरिटी वेलफेयर के जो डिपार्टमेंट हैं, जो इनको एलोकेशन है, वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे। लेकिन ठीक है, उस एलोकेशन को एज इट इज उन्होंने बरकरार रखा और 100 करोड़ रुपए उन्होंने फिक्स किया था मदरसा के लिए। आज 10 मतलब कि ये ख़त्म कर रहे हैं ये साल, ये अगले 2 महीने के अंदर फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मेरी रिपोर्ट के मुताबिक ये 100 करोड़ में 1 रुपया भी उसमें से नहीं निकला है। और माइनॉरिटी वेलफेयर की स्कीम में से अभी तक 30% एक्सपेंडिचर हुआ है, पहले भी कम रहा है। और उस वक्त हम लोग बोलते रहे हैं, हमेशा बोलते रहे, क्योंकि हम लोग कोई भी डिबेट करते हैं तो पॉजिटिव रखते हैं, कम्युनिटी के फलाह के लिए रखें। तो एक तो ये है कि अगर आप कुछ कर भी दे रहे हैं तो इंप्लीमेंटेशन का साइड देखिए। फंड आपने 700 करोड़ दे दिया और उसमें 500 करोड़ अगर लैप्स करा दिया तो रिजल्ट क्या मिला। दूसरी बात यह है कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट। आज डेमोक्रेसी में कोई भी कम्युनिटी, आज दलित कम्युनिटी बहुत पीछे थी। अल्लाह के फजल से तो मुसलमानों के बारे में कहते हैं कि रूलर रहे हैं, ठीक है, इस मुल्क में और काफी जगह रूलर हैं। लेकिन वो दलित तो आज देखिए एडुकेशन और पॉलिटिकल उनके पास जो अपलिफ्टमेंट हुआ, पॉलिटिक्स में जो उनके लिए रिजर्वेशन हुआ, उसका इतना फायदा हुआ कि वो काफी उनकी वॉइस भी है और आवाज भी है। अब आप देखिए हमारे पास रिजर्वेशन होना चाहिए, रिजर्वेशन नहीं है। अब वो कानूनी तौर पे कब करेंगे, वो कौन सी सरकार आएगी जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन लाजिम है ना। लेकिन हम कहते हैं कि जहां रिजर्वेशन नहीं है वो अपलिफ्ट कैसे करेंगे। अब देखिए पार्लियामेंट के अंदर, असेंबलीज के अंदर जो मुसलमानों का रेशियो था मेंबर्स के आने का, वो घट रहा है। क्यों? कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ड्यू जो मुसलमानों का शेयर है अगर दे, मान लीजिए कि रिजर्वेशन ना भी हो, टिकट, अब बिहार में अभी इलेक्शन हुआ, अभी 24 मेंबर मुस्लिम जीत के आए, डिफरेंट पार्टी ने दिया, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी ने सिर्फ 2-3 मेंबर दिए। अब उसी तरह से पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, उसमें एक आदमी को आपने लड़ाया और आपकी मेजोरिटी आई, तो पॉलिटिकल तो आप एम्पावर्ड कर ही नहीं सकते हैं। और मुस्लिम कम्युनिटी को आप चाहते हैं कि ट्रेडिशन से निकालें, आप बड़े बड़े नारे देते हैं। छोटा सा वक्फा यहाँ पर लेना है, मैं यहीं से बात को आपकी शुरू करूंगा।
और वक्फे के बाद यही सवाल होगा कि जी जी बिल्कुल, कहने और करने में कितना फर्क है। हुकूमतें किसी की हो, सियासतदान कोई हो, किसी पार्टी से ताल्लुक रखता हो, जो कहते हैं और उसके करने के बीच में कितना फासला है। एक छोटे से वक्फे के बाद यही सवाल। नाज़रीन खैर मकदम है आपका सवाल अगला जफर साहब आपसे लेंगे, आप कुछ कहना चाह रहे थे। जी वो जो आप फरमा रहे थे उसके ताल्लुक से अवेयर तो सब लोग हैं, कासमी साहब भी हैं, लेकिन ये कि आपके ज़रिए जो है आवाम तक बात दोबारा पहुंच जाए तो ज़रूरी अहम बात है। वो ये कि मैं अभी वहाँ महाराष्ट्र में अमरावती में गया हुआ था, वहाँ के तालीम के ताल्लुक से ही एक कन्वेंशन था, तो वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी। तो उसमें चलते चलते जब सब लोग उठने लगे तो एक साहब ने मुझसे पूछ लिया कि साहब आपके हिसाब से जो है मज़हब की बुनियाद के ऊपर रिजर्वेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो मैंने सबको रोक लिया, मैंने कहा आप सब लोग उठ ज़रूर गए थे लेकिन दोबारा बैठ जाइए, ये एक बड़ा अहम सवाल आया है तो इसका जवाब भी बड़ा ज़रूरी है। वो ये है कि जो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्वेशन है, शेड्यूल कास्ट का लफ्ज़ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि उनके लिए पार्लियामेंट में रिजर्वेशन, असेंबली में रिजर्वेशन, सिविल सर्विसेज में रिजर्वेशन, तालीम गाहों में रिजर्वेशन, लेकिन शेड्यूल कास्ट की डेफिनेशन नहीं दी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 341 में ये लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तय करेगी कि शेड्यूल कास्ट क्या है। ठीक है। 1950 में उस जाहिर है उस वक्त कांग्रेस गवर्नमेंट थी, ठीक है, तो 1950 में ऑर्डर पास हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950, और 1956 में पार्लियामेंट की तरफ से ये आया कि उसमें हिंदू के साथ सिखों को भी जोड़ दो, शर्त यह है कि हिंदू हों या सिख हों। 1990 में बुद्धिस्ट को जोड़ दिया कि शर्त यह है कि वो हिंदू हों या सिख हों या बुद्धिस्ट हों। तो मैंने कहा भैया जो इस वक्त रिजर्वेशन है ये मुसलमानों और ईसाइयों के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़, उनके मफादात के ख़िलाफ़ 1950 से मज़हब की बुनियाद के ऊपर रिजर्वेशन है, ये सिर्फ मज़हब की बुनियाद पर रिजर्वेशन है। अंसारी साहब यानी कि जो बात हमेशा होती है कि रिजर्वेशन मज़हब के आधार पर, जो बेस पर ना हो, जो इक़्तिसादी हालात हैं उनके बेस पर होना चाहिए, मायावती ने कहा। लेकिन जो जफर साहब कह रहे हैं बात वही निकल कर आ रही है। नहीं, जफर भाई जो कह रहे हैं बड़ी अहम बात कह रहे हैं, लेकिन इसके पीछे भी बहुत अहम मसले हैं। जी मसले ये हैं कि मैं तो ये कह रहा हूँ मज़हब की कैद हटा दो, हमारे पास मैं तो ये कह रहा हूँ मैं उसके बारे में पैरा 3 जो है जिसमें मज़हब की कैद है वो मज़हब की कैद हटा दो बस। वो कहते हैं कि भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन ये आर्टिकल ही अपने आप में भेदभावपूर्ण है। अब तो पार्लियामेंट को देखना चाहिए कि उसमें कितना अमेंडमेंट करने की जरूरत है नहीं। अब जहां तक 1950 के इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रेसिडेंशियल आदेश का है, उसकी एक हिस्ट्री जानना भी आम मुसलमानों को बहुत जरूरी है। जब अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण कर रहे थे, दलित कम्युनिटीज के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था कर रहे थे, तो उन्होंने मुसलमानों को भी इनवाइट किया था कि हम चाहते हैं आपके बीच के लोगों को भी हम दें, और प्रोसीडिंग में मौजूद है। ये नहीं कि हम अपनी तरफ से बोल रहे हैं, पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग से आप ले लीजिए। लेकिन एक सेकंड मैं एक सेकंड इस बात को ऐड कर दूं, अब उसको हमको 1 मिनट अपनी बात कहने दीजिए। अब आप मुसलमानों ने उस वक्त खुद रिजेक्ट किया कि हम नहीं, हम भेदभाव हमारे में है इसलिए हमने नहीं किया। तो आपकी सरकारें कर लीजिए ना, आप इसके पक्ष में आप कर लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि हमको भी दूरंदेशी का मुजाहरा करना चाहिए। और दूसरे अभी पार्लियामेंट के अंदर ये क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये चल रहा है, ये मुस्लिम, एक सेकंड मैं अपनी बात पूरी करूं, मैं अपनी बात पूरा करूं। मुस्लिम लीडरशिप ने कोई काम नहीं किया, अभी जब चला है तो एक पार्लियामेंट के अंदर है मामला। कासमी साहब चाहते हैं तो इनकी सरकार सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट कर दे अभी फौरन। आधा सेकंड लगेगा। आप इसका अहम पहलू ये है कि आज जो कहा जा रहा है, बीजेपी कह रही है और संघ परिवार कह रहा है कि मजहब की बुनियाद पर रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, लिहाजा मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं मिल सकता। तो मजहब की बुनियाद पर तो 1950 से चल रहा है। वही बात है। ठीक है, अब बहुत छोटा सा एक मैं बड़े अदब के साथ अपने वजीर दाखिला जनाब राजनाथ सिंह से ये गुजारिश करूंगा कि वो वक्त वक्त पर
मुसलमानों को ये याद दिलाते रहते हैं कि मुसलमानों के दरमियान 52 फिरके हैं। वो अभी 2 दिन पहले उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर ये कहा कि मुसलमानों में देवबंदी हैं, बरेली हैं, पूरी दुनिया में शिया और सुन्नी लड़ रहे हैं। तो ये जो जफर महमूद साहब जिस बात को ये कह रहे हैं कि वो एक क्लॉज लगा करके जो रिजर्वेशन में मुसलमानों को रोक दिया गया है, तो वो वहां से तो कम से कम खत्म करें। वो उसके लिए तो मैं एक दरखास्त कर रहा हूं कि अगर उसमें मुसलमानों को, अगर उसमें सिखों को शामिल किया जा सकता है, बुद्धिस्टों को शामिल किया जा सकता है, तो मुसलमानों को क्यों नहीं शामिल किया जा सकता? जबकि आप ही की सरकार, मुसलमानों की तरफ से ये कमेटी नहीं बनाई गई थी, हिंदुस्तानी सरकार ने सचर कमेटी बनाई थी और उसने ये बताया था कि सबसे ज्यादा पिछड़े हुए, दलितों से भी ज्यादा पिछड़े हुए मुसलमान हैं। तो फिर उनके लिए एक कोशिश तो आप कर सकते हैं, ये एक बड़ा एहसान होगा। मजहब के कैद हटा दें। ठीक है शोएब काज़मी साहब, हाँ आप कुछ कहना भी चाह रहे हैं और मैं चाहता हूं कि आप जवाब भी दें और ये भी बताएं कि आपकी पार्टी की जो हुकूमत है, हिंदुस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है, वो करेगी क्या? इन सब ने गलत किया यही कहकर तो आप हुकूमत में आए हैं ना, आप सही करने के लिए क्या करेंगे? सारे अहम सवाल मदारिस के ताल्लुक से उठे और मदरसे की बात ही नहीं, मैं पूरी कौम पूरी मदरसे के बारे में जो नरेंद्र मोदी ने और भाजपा ने बात कही थी उस पर अमल हो रहा है और मदरसा बोर्ड हिंदुस्तान में बनाया जा रहा है, केंद्रीय मदरसा बोर्ड, उसके तहत 100 मॉडल मदरसे बनाए जा रहे हैं पूरे मुल्क के अंदर, उस पर काम चल रहा है। इंशाल्लाह 2 महीने के अंदर इसकी सारी चीजें सामने आ जाएंगी और 100 मदरसे ऐसे हैं कि जहां दरस निजामी जो कायम है मदरसों के वो बाकी रहते हुए और मदरसे का बच्चा साथ हाफिज आलिम के साथ साथ वो ग्रेजुएट भी होगा, हाफिज और आलिम के साथ साथ वो ग्रेजुएट भी होगा। इस तरीके की व्यवस्था की जा रही है। आपकी पार्टी के कुछ नेता तो कहते हैं मदरसों को बंद करिए, यहाँ कुछ और चल रहा है। वो कहते हैं उनकी कोई अहमियत नहीं है, कोई नहीं सुनना पार्टी में उनकी, जो ये कह रहे हैं पार्टी में नहीं सुनी जा रही है। और पार्टी में है पार्टी में है क्यों? ऐसा है वो जीत के आए हुए हैं, अभी वक्त लगेगा निकलने में। पार्टी में आप निकाल दिया। देखिए ऐसा है कि सुब्रमण्यम स्वामी हो या साक्षी महाराज हो, उनकी पार्टी के अंदर क्या हैसियत है वो सब जानते हैं। उदित राज हैं 5 बार के जीते हुए हैं, उनकी क्या अहमियत है पार्टी के अंदर वो भी जानते हैं। नहीं बिल्कुल उनकी अहमियत ये है कि अदम रवादारी पे आपको पार्लियामेंट में 2 दिन जहां तक रिजर्वेशन के ताल्लुक है, रिजर्वेशन के ताल्लुक से मैं साफ कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी का अपना मत है और कई बात सामने आ भी चुकी है कि जो बुनियादें कमजोरी की हैं, गुर्बत की हैं या पिछड़ेपन की हैं, उनके आधार पर रिजर्वेशन होना चाहिए था। मैं कांग्रेस सरकार ने मजहब के नाम पर 60 साल गेम खेला है, इसके पीछे 60 साल गेम खेला है और मेरा ये मानना है कि रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए और तमाम समुदाय आपने एक खास तबके की नुमाइंदगी का मतलब आप करते हैं ना, रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए। आपने इस मसले में बात तो की होगी, मुसलमानों के हक में सबसे बेहतर ये रिजर्वेशन खत्म हो और जो है आप ये मान रहे हैं, आपने बात की होगी ना, हमने बात की, हमने बात की, हमने कई बार बात करी और हमने केंद्र सरकार के सामने भी और रिजर्वेशन होने के बावजूद ये हालत है और रिजर्वेशन होने की वजह से नाइंसाफियां हो रही हैं। मजहब के नाम पे जो रिजर्वेशन चल रहा है, कभी जिस कौन का रिजर्वेशन है ही नहीं उसकी क्यों हालत है? कभी तो बिहार में आपकी बुरी हालत हो गई रिव्यू करने की वजह से रिजर्वेशन फार्मूला, कभी जो है सिखों को अपनी तरफ करने की रिजर्वेशन दिया मजहब के आधार पर, वो खत्म होना चाहिए और तमाम हिंदुस्तान के लोग एक समान हैं और सभी एक समान रहकर देश के अंदर तमाम चीजें खिलाफ बोल रहे हैं। देखिए बीजेपी के भी और संघ के भी अक्सर लोग की राय यही है। ठीक है, दो बात को हम क्लियर, एक सेकंड आप ही की बात को हम आगे, अभी नेशनल मदरसा बोर्ड की बात कह रहे हैं। नेशनल मदरसा बोर्ड का जो मसवदा था, जफर साहब को याद होगा कि पूरी तैयार यूपी में थी, लेकिन उसके लिए मुस्लिम उलमा ही तैयार नहीं है। इसीलिए आप जवाब बाद में दीजिएगा। मुस्लिम उलमा तैयार क्यों नहीं थे और जिन उसूलों के बुनियाद पर उनको तैयार नहीं, पहले इनको चाहिए कि कोई फार्मूला लाने के पहले सबको हक मिलाए। एक दूसरे रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, मैं उसको यही कह रहा हूं कि उनको पॉलिसी और कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट की अभी जरूरत नहीं है 341 के लिए। सुप्रीम कोर्ट में 5 सालों से पेंडिंग है, सरकार अपना पक्ष
एफिडेविट के रूप में नहीं दाखिल की है। अगर एक एफिडेविट ये दाखिल करा आपने दें, तो नहीं किया था? हाँ नहीं किया था, आपने नहीं किया था। हम तो कह रहे हैं नहीं किया 60 साल में। आप एक एफिडेविट दाखिल करा दीजिए, ये मसला हल हो जाएगा। जिन चीजों पे उलमा को एतराज था, उनका कहना यह था कि जो दरस निजामी है हमारा साल साल से चला रहा है, उसको खत्म करेगी सरकार। हमने दरस निजामी को बाकी रखते हुए मदरसा बोर्ड बना रहे हैं, और दरअसल निजामी पूरा बाकी रहेगा। उस पर ना देवबंदी को एतराज है, ना बरेलवियों को, ना अहलेदीसों को, ना जमात इस्लामी को। जफर साहब, टेबल पर आना बाकी है सच्चर कमेटी की रिपोर्ट की, जितनी भी उसमें किए दिए गए पॉइंट्स, क्या सरकार के सामने, हुकूमत के सामने परेशानियां हो सकती हैं? अंदरूनी परेशानियां हो सकती हैं या बाहरी परेशानियां हो सकती हैं? देखिए साहब, ऐसा है कि ये अंदरूनी तो सब पार्टी लोग के अंदर मानेंगे कि जब से ये नई गवर्नमेंट आई है जी, तब से गवर्नमेंट अलग चल रही है, और पार्टी के बिहाफ के ऊपर कुछ लोग अलग चल रहे हैं। तो वही सब बातें, घर वापसी और फलाना और धमाका है ना, उसकी वजह से पूरा माहौल, अब आखिर में बीफ आ गया, उसकी वजह से पूरा माहौल मुसलमानों के हक़ के ख़िलाफ़ ख़राब हो गया है। अब जब ये पूरा माहौल ही बिगड़ गया है, तो लिहाजा ये कि जब इस बिगड़े हुए माहौल में मुसलमान तो सोच रहे हैं कि अरे भाई ये तो हमारे वजूद की लड़ाई चल रही है, उधर जो है वो जो गवर्नमेंट के अफसरान हैं वो ज़ाहिर है किसी हद तक वो भी उससे असरअंदाज होते हैं। लिहाजा इस वजह से सच्चर कमेटी क्या और क्या उसकी रिपोर्ट और क्या उसका रिकमेंडेशन, ये तो कहीं किसी प्रायोरिटी में आ ही नहीं रहा फ़िलहाल। लेकिन ये कि खुदा का शुक्र है, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया था, 2-4 इलेक्शन में हार और जीत हो चुकी, तो अब गालिबन स्टेबलाइज हो जानी चाहिए 2 साल के अंदर ये नई गवर्नमेंट, और उसको फिर ये मान लेना होगा गालिबन कि बग़ैर मुसलमानों के सपोर्ट के मामला चलने वाला है नहीं। तो और उनका अगर सपोर्ट लेनी है तो जो स्कीमें चल रही थी उसको और बढ़ावा देना, जो उनके ख़िलाफ़ पुरानी वाली गवर्नमेंट ने गड़बड़ियाँ की उसको ठीक करना, जो कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के फ़ौरन के बाद 1950 में ऑर्डर में ख़राबी हो गई थी उसको किसी हद तक ठीक करना, उनके जो हुकूक़ हैं, जिनकी हक़ तलफ़ी उनकी हुई है इतने दिनों से मुसलमानों की, उनके हुकूक़ की बार करना, उनको वापस करना, रिस्टोर करना, ये अगर हुकूमत खाली करना नहीं शुरू कर दे नई गवर्नमेंट, बल्कि वो इम्प्रेशन भी देना शुरू करे कि हाँ हम ऐसा कर रहे हैं, ज़मीनी सतह पे जब काम होगा तो अपने आप पता होना शुरू हो जाएगा, तब हालात सुधरना शुरू होंगे, तब गवर्नमेंट अफसरों को भी लगेगा कि हाँ ये मामला सीरियस है, हमें इसके ऊपर कुछ बनता है तो खुशबू बाहर आती है, कुछ पकता है, लेकिन जब चूल्हा ही चौपट कर दिया जाए तो कोई खुशबू नहीं उठती। समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार जो रिपोर्ट बना दी गई, जिसमें साफ है कि मुल्क की माइनॉरिटी इस वक्त बहुत बुरे हालात में है, और उसमें सबसे ज़्यादा बुरे हालात में है मुसलमान, जिनको वोट बैंक के शक्ल में इस्तेमाल किया जाता है, जिनके ऊपर तरह तरह के बयान आते रहते हैं। आखिरकार उनकी ज़िंदगी और उनकी ज़िंदगी की जो शक्ल सूरत है, जो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, उसे संवारने, सजाने और सुधारने के लिए हुकूमतें काम क्यों नहीं करती? क्या सिर्फ ऐसी कमेटियाँ रिपोर्ट बनाने के लिए ही बना दी जाएंगी, या उन रिपोर्टों पर कभी कोई अमल हो पाएगा? आज हम इस बातचीत में कई सवाल हमने किए और कई जवाब जाने। उम्मीद करते हैं कि आपको भी बहुत से सवालों के जवाब मिले होंगे। दानिश्वर लोग हमारे पैनल में मौजूद थे। आप सभी मुअज़्ज़िज़ हज़रात का शुक्रिया। और आज हमारे मसाइल प्रोग्राम में इतना ही। अगले हफ्ते फिर एक नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। आदाब।